नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हमारे सामने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को नज़र में रखते हुए कक्षा 12 की सामान्य हिंदी का एक प्रश्न पत्र प्रस्तुत होगा। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी सुदृढ़ करने के लिए हमें प्रश्न पत्रों को अधिक से अधिक संख्या में हल करना चाहिए। प्रश्न पत्रों को हल करते रहने से हमारी प्रैक्टिस बनी रहती है और हमें प्रश्नों का सही अंदाज़ा लगा रहता है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं कक्षा 12 की सामान्य हिंदी का एक प्रश्न पत्र लेकर के। तो चलिए फटाफट से प्रश्न पत्र के साथ जुड़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बोर्ड परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए मित्रों, अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए सीधे प्रश्न पत्रों की तरफ रुख किया जाए। ये मित्रों, हमारे सामने आ चुका है प्रश्न पत्र और चलिए फटाफट से प्रश्न पत्र को देखते हैं। तो आइए खंड का में पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए 5 प्रश्न जो है हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से बहुविकल्पीय पूछा जाता है और 5 प्रश्न हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न किया जा रहा है हम लोगों से कि निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो देखिए ये जो है विचार और वितर्क जो है डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, ये जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, जो इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य तथा साहित्य सहचर, इतनी रचनाएं इनकी आलोचनात्मक ग्रंथों से संबंधित है। और याद रखिएगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक प्रसिद्ध आलोचककार भी थे। चलिए, खावाला निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध है। तो तुम चंदन हम पानी आप लोग जानते हैं कि इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव सरल अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। तुम चंदन हम पानी रैदास द्वारा। तो एक बचा है कविता क्या है। तो कविता क्या है जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कवि कर्तव्य भी लिखा है। और जो है इनके निबंधों को 2 श्रेणी में बांटा जा सकता है। एक देखिए आलोचनात्मक निबंध है और एक मनोवैज्ञानिक शैली के निबंध है, जो मनोवैज्ञानिक भावों को व्यक्त करते, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, लज्जा, ग्लानि, मित्रता, ये सब जो मनोवैज्ञानिक भाव होते हैं उन पर भी इनका निबंध जो है लिखा गया है। और इनके निबंध संग्रह 3 हैं, एक त्रिवेणी और एक चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2। इन तीनों निबंध संग्रहों में इनके सारे निबंध संकलित हैं। तो मित्रों, ये हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में कुछ मूलभूत तथ्य। तो इसे आप लोग अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि इस परीक्षा की दृष्टि से नहीं तो आने वाली हर परीक्षाओं में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, गा वाला प्रश्न, आजाद शत्रु रचना की विधा है। तो अजात शत्रु जो है देखिए नाटक है। किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद जी का। अजात शत्रु के अतिरिक्त इन्होंने स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, अजात शत्रु आदि नाटकों की रचना की है। छायावाद युग के प्रमुख नाटककारों में जयशंकर प्रसाद जी का मूर्धन्य स्थान है। इसे आप लोग अवश्य याद रखिएगा। चलिए मित्रों, घा वाला प्रश्न, अज्ञेय की रचना है। तो अज्ञेय की रचना जो है शेखर एक जीवनी, ये अज्ञेय की रचना है। और फिर ये पृथ्वी पुत्र जो है किसकी है? वासुदेव सरल अग्रवाल की। विचार प्रवाह मेरे ख्याल से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, देख लीजिएगा आप लोग। और बहादुर कहानी के लेखक हैं। तो बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी हैं। और रामधारी सिंह दिनकर की बहादुर कहानी आपके सिलेबस में भी लगी है। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। तो देखिए ये जो है प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है मुझे, श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर, जाड़े की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा व्यसन वेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। समाज के जो उच्च और प्रतिष्ठित वर्ग हैं, जो जिस प्रकार से गरीबों का शोषण करते हैं, उस विषय पर ये लाइन एक करारा व्यंग्य है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उच्च स्तरीय परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि यह किसकी पंक्तियां हैं। चलिए,
बिहारी की रचनाओं का छंद क्या है? तो बिहारी की रचनाओं का छंद दोहा है। अब जल्दी जल्दी हम लोग बताएंगे, देखेंगे, क्योंकि जो है देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। आंसू रचना है, तो आंसू आप लोग उन लोगों को पता ही होगा कि बड़ी ही चर्चित रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह बड़ा ही इंपॉर्टेंट कथन है, तो ये जो है डॉक्टर नगेंद्र का है, याद रखिएगा आप लोग। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 8 वर्ष का अंतराल था, तो 1943-51 सही है, 1951 वाला। चलिए हो गया। फिर चलिए अब आ गए हैं हम लोग गद्यांश को हल करने। चलिए गद्यांश में माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन। तो तुरंत आप लोग पकड़ लेंगे, अध्ययन किए होंगे बारीकी से, तो ये राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया। पृथ्वी, जन और संस्कृति, इन 3 चरणों में ही इन्होंने राष्ट्र के स्वरूप को निर्धारित किया है। रेखांकित अंश क्या है? पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से, लेकिन रेखांकित अंश हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, क्योंकि अब पृथ्वी पर अनेक लोग निवास करते हैं, इनका जो है विस्तार जो है अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। यानी नगर, जनपद, पुर, गांव, जंगल, पर्वत सभी जगहों पर मनुष्यों का ही निवास है, और यह सब मनुष्य मिलकर ही राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित करते हैं। इन सबों की संस्कृति मिलकर ही राष्ट्र के स्वरूप में अपना योगदान देती है। तो ठीक, और पृथ्वी इन सबको अपने आधार स्तंभ पर धारण किए हुई है। तो विस्तार रूप से अगर आप व्याख्या करेंगे, अब जो लाइन है वही उतार देंगे तो उससे थोड़ी ना मतलब रहेगा, उससे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप लोग विस्तार रूप से अपनाइएगा व्याख्या में। चलिए फिर जल्दी जल्दी हम बता रहे हैं। और फिर क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या, पाठ और लेखक हो गया। समान अधिकार का भागी कौन है? और पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? तो अनंत, सभी पृथ्वी पर निवास करने वाले लोगों का विस्तार जो है अनंत है। समान अधिकार का भागी सभी लोग हैं, चाहे उच्च तबके के हों चाहे निम्न तबके के हों। जो लोग इस पृथ्वी पर निवास करते हैं सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो कभी, वो अनंत है, नॉर्मल सी बात है। जनपद लोग आप लोग जानते हैं, जिला। चलिए फिर इतना हो गया। दूसरा गद्यांश आप लोग अपने से देखेंगे, क्योंकि हम एक ही बताएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ठीक है। और निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी का अनुताप, मैथिली शरण गुप्त। कैकेयी कहती है कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, और यह जो है जब मेरी कथा आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी तो यही कहेंगी कि उस कैकेयी को तो महास्वार्थ ने घेर लिया था, कि वह इतनी जो है स्वार्थ में बह गई थी कि अपने श्री राम जी को जो है उसने वनवास दे दिया, उनके जैसे योग्य और आदर्श पुत्र को उसने वनवास दे दिया, तो उसे महास्वार्थ ने घेर ही रखा था। तो कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। और उसके बाद देखिए, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, निज जननी जिस जननी ने जना है भरत सा भाई। इस फिर जो कैकेयी के लिए जो प्रजा लोगों की मत हो गई थी कि कैकेयी बड़ी निष्ठुर है और वास्तविक रूप से हो ही जानी चाहिए थी, तो लेकिन वह सब मिट जाती है, और सभी प्रजा ने एक साथ चिल्लाया कि यह नारी, यह कैकेयी तो धन्य है जिसने भरत सा भाई उत्पन्न किया है। चलिए फिर, तो इस तरीके से अर्थ हो गया। और फिर इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बड़ा ही सुंदर चैप्टर मुझे लगता है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी ने कैकेयी को एक असीम पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया है, जो एक महानतम श्रेणी को छू लेती है। कैकेयी की बातें सुनकर के आपका हृदय द्रवित हो जाएगा कि वह किस प्रकार से पश्चाताप कर रही है। और वैसे अंदर घुसेंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये होनी का खेल था, प्रभु श्री राम खुद चाहते थे ऐसा। तो चलिए फिर, और उन्होंने कभी कैकेयी को दोष नहीं दिया था। तो हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। जो अर्थ हमने बताया, जो स्पष्टीकरण दिया है, उसी अनुसार आप लोगों को ये 5 प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर, श्रद्धा मनुष्य लिया गया है। ये जो है श्रद्धा मनुष्य प्रश्न करती है, ठीक है। जब वो निराश हताश होकर पृथ्वी पर महाप्रलय उत्पन्न हो गई थी, तो आराम से मतलब निराश हताश होकर, कोई उनके सामने मार्ग नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उस पर श्रद्धा आती है और उनसे इस प्रकार का प्रश्न पूछती है। चलिए फिर, तो क्या हो गया?
निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय, ये आप लोगों का क्षेत्र है, साहित्यिक परिचय देख लीजिएगा बुक में से। और कवि का महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रा नंदन पंत, इन लोगों का भी आप लोग देख लीजिएगा। एक पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का या तो सारांश लिखिए या तो ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी का उद्देश्य। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को जैसा लगता हो, मुझे तो सारांश लिखने से अच्छा उद्देश्य लिखना अच्छा लगता है, क्योंकि उद्देश्य में एक अद्भुत रस भरा होता है। बहादुर कहानी जो कि मेरे मर्म पर, मेरे हृदय पर एक अत्यंत अमिट छाप छोड़ती है। मुझे बड़ी ही अच्छी लगती थी ये कहानी, और जब हम पढ़ते थे इंटर में तो इस कहानी को पढ़ करके तो हम बहुत ही इमोशनल हो गए थे। चलिए, बहादुर कहानी का उद्देश्य यही है कि जो मध्य वर्गीय परिवार होता है वो किस प्रकार से अपनी शान शौकत समाज में बनाने के लिए, अपनी ठौस जमाने के लिए नौकर रखते हैं, लेकिन उन नौकरों से संवेदना का भाव रखना भूल जाते हैं। इसी चीज को उजागर करना ही अमरकांत जी का मुख्य उद्देश्य है। ये तो नॉर्मल में हम बताए हैं, आप लोग जो है अच्छे से विस्तार रूप से इसको लिख लीजिएगा, मूल हम बता दिए हैं, ठीक है। चलिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मुक्त यज्ञ पहला है। वैसे आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले से आपके सिलेबस में खंड काव्य लगे हैं, तो या तो आप लोग खंड काव्य की कथा वस्तु पढ़ेंगे या तो उस खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। कोई मैंडेटरी नहीं है, आप लोग दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन लिखना एक रहेगा। चलिए मित्रों, थोड़ी तेजी है तो, लेकिन बने रहिए आप लोग धैर्य के साथ। चलिए, तो दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद। तो बताइए, पहला हम अर्थ बताएं या दूसरा? चलिए, आप लोग बता कैसे सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत शब्दों को छोड़कर हिंदी की व्याख्या ही हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग एक नज़र में देख लीजिएगा। धन्य है यह भारत देश, यहाँ से शुरू है। धन्य है यह भारत देश जहाँ लोगों को उल्लसित करने वाली, लोगों के मन को पवित्र करने वाली, लोगों के अंदर भावना और सुंदर भावों को जगाने वाली, शब्दों का प्रसार करने वाली शुर भारत संस्कृत भाषा विद्यमान है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नम च वर्तते। इस संपूर्ण संसार में विद्यमान सभी वाङ्मयों में संस्कृत भाषा का वाङ्मय सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यह भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाट्य आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। चलिए मित्रों, दूसरा देखते हैं। हिंदी, संस्कृत और आंग्ल भाषा। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश उदित हो सकता है, इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान यज्ञ में अपनी क्षमता के अनुसार अधिक धन भी दिया, और उसी से निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों के दानशीलता, श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के रूप में सुशोभित है। साधारण स्थिति में भी लोग उत्साह के बल पर और पौरुष के बल पर असाधारण कार्य को करने में समर्थ हो सकते हैं। इत दर्शयत मनीष मूर्धन्य मालवीय, और इसका उदाहरण जो मनीषियों में मूर्धन्य मालवीय जी हैं, और इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण इनको जो है महामना की उपाधि से सभी लोग बुलाते हैं। महामना की उपाधि से मालवीय जी सुशोभित होते हैं। चलिए, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद। परोक्ष में अपना अनिष्ट करने वाले और प्रत्यक्ष में प्रिय बोलने वाले। और जो है ऐसे मित्रों को ठीक उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे विष से भरा हुआ घड़ा हो, लेकिन इतना भाग जो है अमृत हो। तो जिस प्रकार इस घड़े को त्याग करना चाहिए, उसी प्रकार परोक्ष में अपना अनिष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्रों को भी त्याग देना चाहिए। उदयति सविता ताम्रस्त्राम्र एवास्तमेति च संपन्नौ च विपत्तौ च महता एक रूपता। सूर्य उदित होने पर कैसा होता है? लाल, और अस्त होने पर भी लाल होता है। इसी प्रकार महान पुरुष जो है संपत्ति और विपत्ति, सुख और दुख में एक ही प्रकार के भावों को रखते हैं। यही उनकी महानता का गुण होता है। चलिए, जल्दी जल्दी ही सही, लेकिन पूरे प्रश्न को हमने हल किया है, तो आप लोग धैर्य बनाकर इस वीडियो को देखिएगा। चलिए, और प्रश्नों को पूरा हल करने का मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आगे जैसे ऊपर से देखे रहेंगे आप लोग, तो दिमाग में अच्छे से बात नहीं बैठेगी, और इसको देखने से आप लोगों की आगामी परीक्षाएं, आगामी बोर्ड के जो प्रश्न हैं वो सब भी तैयार होते जाएंगे। चलिए,
क्योंकि यही सब घुमा फिरा करके पूछता है, कहीं आसमान से नहीं प्रश्न आते हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों तो तीनों ही बड़ा नॉर्मल है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, ईद का चांद होना, अधिक दिनों बाद मिलना, काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना, सब वाक्य प्रयोग अब आप लोग कर लीजिएगा, हम वाक्य प्रयोग भी नहीं करेंगे। चलिए, रमेश का सही संधि विच्छेद क्या है? गुण संधि है। रमाधन ईश, ई का ए हो जाएगा, ठीक है। कवींद्र का कविधन इंद्र, गुण संधि कविधन इंद्रा, ठीक है। गुण संधि नहीं, दीर्घ संधि है, ई मिलकर के बड़ी हो जाएगा। गायका में संधि विच्छेद है, गय धन अकह, गायका है, ए का आय हो जाता है ना, तो ये अयादि संधि है, एचो एवायावा। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तुरंत आप लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग अध्ययन बारीकी से किए रहेंगे, तब अध्ययन ही नहीं किए रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। दिए गए निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध विभक्ति और वचन तो बार बार पढ़े हैं आप लोग। आत्मना तृतीया विभक्ति एक वचन, नामन इसको कर लीजिएगा आप लोग तृतीया विभक्ति द्विवचन, और नाम नामनी नामन, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा आत्मन और नामन, यही दो ही याद रखिएगा, आप लोगों का काम चल जाएगा, क्योंकि सिलेबस में यही लगा हुआ है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ अनिल और अनल। अनिल का अर्थ है हवा और आग, बड़ा ही चर्चित है, हर बार पूछता है। अम्बुज क्या है? अम्बुज का अर्थ होता है जल, और अम्बुद का अर्थ होता है बादल, सॉरी, अम्बुज का अर्थ होता है कमल, और अम्बुद का अर्थ होता है बादल, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। पयोधर का अर्थ होता है, देखिए क्या होता है, बादल और स्तन होता है। तीर का अर्थ होता है, एक जो ए वाला तीर होता है और एक तीर किनारा, ठीक है। गति मतलब एक दौड़ना होता है, और एक गति मतलब जो अधोगति टाइप की होती है, मनुष्य की दशा का चित्रण होता है, उसका भी अर्थ इससे गति से लिया जाता है। तो हम तीनों बता दिए, एक करना है आपको। आशा से अधिक, बार बार सुनते आ रहे हैं, आशातीत। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, क्या है? जिज्ञासु होता है जानने की इच्छा रखने वाला। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। व्यक्ति और समाज का घोर संबंध है, नहीं घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। चार कानपुर के व्यक्ति बोले, कानपुर के चार व्यक्ति बोले, शायद मेरे हिसाब से यही सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग दो वाक्यों को शुद्ध कर लीजिएगा। श्रृंगार रस अथवा वीर, ऊपर भी जो दोनों है वो भी सामान्य, उसको भी कर लीजिएगा। श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, जब नायक और नायिका के पारस्परिक मिलन और चेष्टाओं अनुभूतियों का वर्णन होता है, तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। आप लोग उदाहरण दे दीजिएगा। कहत नटत रीझत खिजत मिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयनन हुई शोभात। और श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। वीर रस भी युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए जब मन में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, और यही उत्साह जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट हो जाता है, तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। मित्रों, इसका उदाहरण, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा उपमा, समान धर्म गुण जाति के आधार पर जब उपमेय और उपमान की समानता बताई जाए तो उपमा अलंकार। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। मनु मानो मनो जन जानो जनो, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने, गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। जल्दी जल्दी में ही सही, लेकिन उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों अलंकारों की परिभाषा और उदाहरण हमने बता दिया। कुंडलिया छंद और दोहा छंद आप लोग देख लीजिएगा। किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक, ये सब आपका काम है। ये और निबंध जो है, ये सब निबंधों में आप लोग देख लीजिएगा, जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो मित्रों, इस तरीके से जल्दी जल्दी ही सही, जल्दी जल्दी इसलिए क्योंकि मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और इसलिए क्योंकि मैं सारे प्रश्नों को कवर करना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। और उद्देश्य मेरा फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, अच्छे से अध्ययन आप लोगों को करवाना है, ताकि किसी भी प्रश्न को लेकर यदि आपको कोई डाउट है तो वो ख़त्म हो जाए और आगामी परीक्षाओं के लिए आपके प्रश्न तैयार होते जाएं। ऐसे ही आप उड़ंतु किसी प्रश्न पत्र को देख लेंगे तो वो बातें आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी जब तक आप उसके एक एक प्रश्न को बारीकी से और धैर्यपूर्वक हल करने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रश्न जो है इसी सबसे मिला करके बनता है, कहीं से आसमान से नहीं आता है। तो ध्यान से आप लोग हर प्रश्न पत्र को देखिएगा, चाहे मॉडल पेपर हो, चाहे पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र हो, चाहे कोई सीरीज का हो, चाहे कोई बुक का हो,
ठीक है, तो इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए, धैर्य से हमारी बातों को सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी जल्दी हमने किया है, तो कोई प्रश्न कहीं गड़बड़ हो गया होगा तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो ठीक है, उसको इग्नोर करिएगा आप लोग। और ठीक है, हाँ, एक बात अनुरोध है आप लोगों से। अनुरोध क्या, ये मेरा राइट बनता है आप लोगों से कहना कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरीके से अध्ययन अध्यापन से, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, हिंदी साहित्य से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।